हेलो फ्रेंड्स, आपका प्रेप स्मार्ट हब में स्वागत है। जीएफआर सीरीज के इस वीडियो में आज हम जीएफआर के रूल 165, 166 एवं 167 को कवर करेंगे। जीएफआर के रूल 165 में लेट बिड्स के बारे में पढ़ना है, 166 में सिंगल टेंडर इंक्वायरी के बारे में पढ़ना है एवं 167 में इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन के बारे में पढ़ना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले रूल 165 को देखते हैं, लेट बिड्स को देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? लेट बिड्स में दिया हुआ है कि जब हम क्या करते हैं, जब हम एडवर्टाइज्ड टेंडर इंक्वायरी निकालते हैं या लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी निकालते हैं तो इसमें जो है क्या होता है, एक टाइम लिमिट देते हैं। क्या देते हैं? टाइम लिमिट दिया जाता है बीड सबमिट करने का टाइम लिमिट दिया जाता है। वो टाइम लिमिट आपको पता है कितना है? 3 to 4 वीक्स होता है। 3 to 4 वीक्स होता है। तो ये जो टाइम पीरियड है, अगर 3 वीक्स का टाइम पीरियड रहेगा तो 3 वीक्स के बाद जो भी बिड आएगा, जो भी बिड रिसीव होगा तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यानी क्या है कि आफ्टर टाइम पीरियड, ठीक है, जो भी बिड रिसीव होगा, बिड कैन नॉट बी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यानी जो लेट बिड आएगा, लेट बिड जो भी टाइम दिया गया है मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के द्वारा, उस टाइम लिमिट में अगर बिड नहीं आता है और लेट बिड सबमिट होता है तो उस बिड को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आफ्टर टाइम पीरियड बिड कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, यही 165 में पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं और रूल 166 को देखते हैं। रूल 166 में दिया हुआ है सिंगल टेंडर इंक्वायरी का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, किन किन सर्कमस्टांसेज में सिंगल टेंडर इंक्वायरी का यूज होगा, वही इसमें पढ़ना है। पहला सर्कमस्टांसेज देखते हैं। पहला सर्कमस्टांसेज में दिया हुआ है कि किसी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को कोई गुड्स जो है क्या करना है, प्रोक्यूरमेंट करना है। क्या करना है? कोई गुड्स जो है, किसी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को गुड्स प्रोक्यूरमेंट करना है। ये जो गुड्स है वो जो है उसका जो सप्लायर है, उसका जो मैन्युफैक्चरर है, केवल एक ही है, ठीक है। इसका जो, और ये गुड्स का जो मैन्युफैक्चरर है, क्या है, मैन्युफैक्चरर जो भी है गुड्स का, या जो सप्लायर है, ठीक है, वो क्या है, सिंगल है, ओनली वन सप्लायर है, और जो है मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के नॉलेज में है, और क्या है, इट इज इन द नॉलेज ऑफ क्या है, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के नॉलेज में है। जैसे मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को कोई गुड्स प्रोक्यूरमेंट करना है, उसका एक ही मैन्युफैक्चरर है और वो जो है मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के नॉलेज में है, तो उस केस में सिंगल टेंडर इंक्वायरी के द्वारा, उस केस में क्या करेंगे, सिंगल टेंडर इंक्वायरी का यूज क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा सर्कमस्टांसेज है कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गया है जिसमें क्या करना है, गुड्स को प्रोक्यूरमेंट करना क्या है, अर्जेंट है, ठीक है, अर्जेंट है। उस केस में मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट क्या कर सकती है, पार्टिकुलर फर्म से क्या कर सकती है, गुड्स को परचेज, ठीक है, गुड्स को परचेज, ठीक है, कर सकती है। लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जो है रीजन होगा, जो है उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। रीजन्स को क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कोई इमरजेंसी सिचुएशन है जिसमें गुड्स को प्रोक्यूरमेंट करना है,
करने का अर्जेंसी है तो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट किसी पार्टिकुलर फर्म से गुड्स को परचेज कर सकती है, लेकिन इसको रीजन में क्या करना, इसका रीजन जो है रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि किस टाइप का अर्जेंसी है, नेचर ऑफ अर्जेंसी क्या है, ये चीज़ें क्या करनी पड़ेगी, रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, थर्ड नंबर। जो थर्ड नंबर है वो क्या है, तो थर्ड नंबर है कि मान लीजिए जैसे किसी मशीन है, मान लीजिए जैसे मशीन है, ठीक है, कोई मशीन है, उसका कोई पार्ट्स जो है क्या हो गया है, पार्ट्स जो है क्या हो गया है, खराब हो गया है, क्या हो गया है, पार्ट्स खराब हो गया है। ठीक है, पार्ट्स खराब हो गया है, उसमें नया पार्ट्स लगना है, नया स्पेयर पार्ट्स क्या करना है, लगना है। और ये जो स्पेयर पार्ट्स है किसी खास कंपनी, किसी पर्टिकुलर जो सप्लायर है या कंपनी है, सप्लायर है या मैन्युफैक्चरर है, जो भी है सप्लायर या मैन्युफैक्चरर है, वही बनाता है, क्या करता है, वही बनाता है। ठीक है, अलग नहीं मिलेगा, अलग जो है फिट, जो अलग से लेंगे तो उसमें फिट नहीं हो पाएगा, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, सिंगल टेंडर इंक्वायरी से इस तरह के स्पेयर पार्ट्स को क्या कर सकते हैं, स्पेयर पार्ट्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, परचेज कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। इसमें जो पहला पॉइंट था वो क्या था कि जैसे मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को कोई गुड्स परचेज करना है और उसका ओनली वन मैन्युफैक्चरर है तो उसी से लेना पड़ेगा। दूसरा है कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गया है जिसमें सामान खरीदने की अर्जेंसी है, तो उस केस में किसी पार्टिकुलर फर्म से जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को पहले से पता है उससे खरीद सकता है। और तीसरा है कि कोई स्पेयर पार्ट्स किसी मशीन में लगना है और कोई खास जो मैन्युफैक्चरर है वही उसी के यहाँ वो स्पेयर पार्ट्स मिलेगा, तो उस केस में भी क्या होगा, सिंगल टेंडर इंक्वायरी से हम खरीद सकते हैं। इसमें आगे है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। इसमें अगला पॉइंट है कि जब हम क्या करते हैं, जब हम सिंगल टेंडर इंक्वायरी से जब हम सामान खरीदते हैं तो उसमें देखिए जो 1 सीरियल नंबर 1 था और 3 था, जिसमें जो है ओनली वन मैन्युफैक्चरर था। 1 में भी क्या था, पहला में कि ओनली वन मैन्युफैक्चरर था, और थर्ड में भी क्या था कि वो स्पेयर पार्ट्स बनाने वाला भी ओनली वन मैन्युफैक्चरर था। तो इन दोनों के केस में एक प्रोप्राइटरी सर्टिफिकेट, अगर ये दोनों के केस में अगर हम सिंगल टेंडर इंक्वायरी से सामान खरीदते हैं तो उस केस में एक प्रोप्राइटरी सर्टिफिकेट क्या करना पड़ेगा, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और उसका फॉर्मेट क्या होगा, तो उसका फॉर्मेट होगा कि द इंटेंडेड गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय सो एंड सो कंपनी। यहाँ इंटेंडेड का मतलब है जो सामान हम खरीदना चाह रहे हैं, उस गुड्स की बात हो रही है, उसको सो एंड सो कंपनी बनाती है। दूसरा दिया हुआ है कि नो अदर मेक और मॉडल इज एक्सेप्टेबल फॉर द फॉलोइंग रीजन्स। और ये जो है स्पेयर पार्ट्स के लिए है कि जो भी मॉडल जो भी उसमें लगना है स्पेयर पार्ट्स में वो क्या है, कोई दूसरा कंपनी नहीं बनाता है। तीसरा में क्या है कि IFD का कंकरेंस लेना है। चौथा में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल लेना है। इसमें कौन हो जाएगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो या तो सेक्रेटरी होगा या चेयरमैन हो जाएगा अगर सबऑर्डिनेट ऑफिस में है तो इस तरह से, तो उसका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो समझ में आ रहा है, जो 1 और 3 के लिए जो है ना प्रोप्राइटरी सर्टिफिकेट भरना पड़ेगा, उसका फॉर्मेट जो है ये है। आगे बढ़ते हैं और जो है हम अगला पॉइंट देखते हैं हमारा इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन। क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन 167 में। इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन क्या है, तो ये ऑनलाइन रियल टाइम परचेजिंग टेक्निक है यूटिलाइज्ड बाय प्रोक्यूरिंग एंटिटी टू सेलेक्ट द सक्सेसफुल बीड which involves presentation by bidders of successfully more favorable bids during a scheduled period of time and automatic evaluation of bids। बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन है वो उसमें क्या होता है, तो उसमें ऑनलाइन रियल टाइम पर जो है एक टूल है। इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन एक टूल है जिसके द्वारा क्या होता है, जिसके द्वारा जो है मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट जो है सामान को परचेज कर सकती है। लाइव ऑक्शनिंग होता है, ये ऑनलाइन लाइव ऑक्शनिंग होता है। एक टाइम फिक्स कर दिया जाता है, 1 से 2 आवर्स का क्या है टाइम फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, उस 1 से 2 आवर में जितनी भी कंपनियां हैं वो अपना बीड क्या कर देगी, कोट कर देगी, और जो सबसे लोएस्ट कोट करेगी
उसको जो है क्या हो जाएगा, टेंडर मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन एक ऑनलाइन रियल टाइम परचेजिंग टेक्निक है। रियल टाइम का मतलब होता है लाइव, लाइव इंस्टेंट। तो वो ऑनलाइन एक वो है लाइव टेक्निक है ये, जिसमें जो है खुद ब खुद जो है सारे क्या होता है, हमें कुछ नहीं करना होता है, खुद ही जो है बीडर क्या करता है, उसमें हम टाइम फिक्स कर देते हैं। बीडर जो है बीड सबमिट करता है, जो लोएस्ट बीड होता है उसको क्या हो जाता है, वो बीड मिल जाता है। ठीक है, यहाँ प्रेजेंटेशन बाय बीडर्स का मतलब जो बीड जो प्राइस कोट कर रहा है, पहली बार कोट करेगा, उसके बाद फ्रीक्वेंटली जो है ना अपने आप को एडजस्ट करते रहेगा, तो वो हो गया प्रेजेंटेशन बाय बीडर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। क्या है, एग्जाम्पल में दिया हुआ इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑप्शन का एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को क्या करना है, 500 लैपटॉप खरीदना है। क्या करना है, 500 लैपटॉप खरीदना है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन टूल का यूज कर रहा है ये क्या खरीदने के लिए, 500 लैपटॉप खरीदने के लिए। तो इसके लिए वो क्या करेगा, जब वो जो भी है सब कुछ, जब टूल जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन जो टूल है उसमें सब कुछ सेट कर दिया जाएगा, और इसमें जो है ABCDE 5 जो है ना वेंडर जो है इसमें क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, तो वो उसका जो इनिशियल प्राइस है, मान लीजिए ए का 42,000 है, बी का 40,000 है, सी का 39,000 है, डी का 80,000 है, और ई का जो है डी का 38,000 है, और ई का कितना है, ई का है 37,000। ठीक है, तो क्या है इनिशियली ये प्राइस कोट कर दिया, और क्या है इसमें टाइम फिक्स हो गया है, मान लीजिए टाइम फिक्स कर दिया 1 to 2 आवर्स जेम में, 1 to 2 आवर्स, मान लीजिए 1 to 2 आवर्स टाइम फिक्स करना है, तो इस केस में जो है 1 आवर टाइम फिक्स कर दिया है। क्या कर दिया है, 1 आवर टाइम फिक्स कर दिया है। तो 1 आवर में इनिशियल प्राइस कोट किया था, और 1 आवर में जो है जब जैसे जैसे इसमें जो है ना, मान लीजिए क्या कर देता है, अभी मान लेते हैं सी जो है ना 39 कोट किया था, और जो है और कर देता है सी ने जो 39 की जगह डायरेक्ट 36 के कोट कर देता है। ठीक है, तो फिर क्या कर देगा, ई जो है ना, मान लीजिए ई कोट कर देगा 35.5 के कोट कर दिया ई। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 1 घंटे का टाइम देता है, और जो भी वेंडर जो है ना अगर कम प्राइस कोट करता है तो वो प्राइस दूसरा वेंडर को भी दिख जाता है, और वो चाहेगा तो उससे कम प्राइस भी कोट कर सकता है। तो मान लीजिए 1 घंटे का आवर है, और उसमें मान लीजिए ये जो है ना सबसे कम कोट किया है, वो कितना कोट कर दिया, ये सबसे कम तो 35 के कर दिया। तो इस तरह से जो है किसको मिल जाएगा, ये टेंडर जो है किसको मिल जाएगा, टेंडर मिल जाएगा ए को, क्योंकि वो सबसे कम 35 के कोट किया है। ठीक है, तो यहाँ जो रियल टाइम टेक्निक का मतलब है कि जो है लाइव बिडिंग हो रहा है, लाइव ऑक्शनिंग चल रहा है। रियल टाइम का मतलब है लाइव ऑक्शनिंग चल रहा है, और जो है जो भी कोट कर रहा है, एक बीडर जो कोट कर रहा है दूसरा बीडर को दिख रहा है, वो चाहे तो कम से कम भी कोट करके वो अपने पक्ष में बीड को ले सकता है। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें जो अगला पॉइंट है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन है उसका यूज हम कहाँ करेंगे। तो बेसिकली जो है इसका यूज कहाँ करते हैं, तो इसमें जो पहला ही दिया हुआ है कि इसका यूज हम तब कर सकते हैं जब जो भी गुड्स खरीदना है, जो भी गुड्स प्रोक्यूरमेंट करना है, परचेज करना है, जो गुड्स परचेज करना है उसका डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन अगर बन जाएगा, डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन अगर जो है प्रिपेयर्ड हो जाएगा, ठीक है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, उस केस में ख़रीदा जा सकता है। फिर इसमें दूसरा है कि जैसे डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन बन गया है, उसके बाद क्या होगा, इसमें जो दूसरा पॉइंट क्या है कि मल्टीपल, इसमें है दूसरा पॉइंट कि मल्टीपल क्या होना चाहिए, मल्टीपल सप्लायर्स होना चाहिए, मल्टीपल सप्लायर्स होना चाहिए पार्टिसिपेट करने के लिए मल्टीपल सप्लायर्स होना चाहिए रिवर्स ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, यानी कॉम्पिटिटिव क्या होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव बिडिंग। ठीक है, कॉम्पिटिटिव बिडिंग की संभावना होगी
तभी जो है क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन रख सकते हैं। मालूम चला कि जो है जो वेंडर है, सप्लायर है, उसका था पता नहीं है और हम जो है इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन कर दिए हैं, तो उसमें जो है कंपटीशन होगा किस में, कंपटीशन होगा ही नहीं। तो हम वहाँ इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन का यूज करेंगे जहाँ डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन सामान का प्रिपेयर किया जा सकता है और जहाँ कॉम्पिटिटिव बीडर्स अवेलेबल हो, ठीक है, वहाँ कर सकते हैं। और जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो क्या होना चाहिए, क्वांटिफिएबल होना चाहिए, यानी काउंटेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्वांटिफिएबल होना चाहिए। और जो है मॉनिटरी, और क्या है, मॉनिटरी टर्म्स में एक्सप्रेस होना चाहिए, ठीक है। मॉनिटरी टर्म्स में क्या होना चाहिए, एक्सप्रेस होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए तभी तो मॉनिटरी टर्म्स में एक्सप्रेस होगा, तभी तो जैसे अभी एग्जांपल में देखे थे, कोई 40,000 कोट कर रहा है, कोई 39,000 कोट कर रहा है, कोई 38,000 कोट कर रहा है, तो ये मॉनिटरी टर्म्स में क्या कर रहा है, प्राइस को कोट कर रहा है ना। तो इस तरह से जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा वो क्वांटिफिएबल होगा। क्वांटिफिएबल का मतलब है कि एक लैपटॉप का दाम कोई 40,000 कोट कर रहा है, कोई 38,000 कोट कर रहा है, तो ये है क्वांटिफिएबल और मॉनिटरी टर्म्स में होना चाहिए। यानी इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन का यूज कहाँ करेंगे, तो जहाँ जो गुड परचेज कर रहे हैं उसका डिटेल स्पेसिफिकेशन प्रिपेयर हो जाए और जिसमें मल्टीपल सप्लायर्स के इन्वॉल्वमेंट का वो हो, संभावना हो, और सिलेक्शन क्राइटेरिया क्वांटिफिएबल और मॉनिटरी टर्म्स में एक्सप्रेस होने वाला हो, ठीक है। तो ये है, आगे देखते हैं, अगला हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला पॉइंट है वो प्रोसीजर है कि जो इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन है उसमें कौन क्या प्रोसीजर जो है एडॉप्ट करेंगे। तो इसमें प्रोसीजर यही है, क्या प्रोसीजर है कि जो क्या करेंगे, बीड सॉलिसिट करेंगे। क्या करेंगे, बीड सॉलिसिट करेंगे, यानी बीड जो मंगवाएंगे वो उसके लिए क्या करेंगे, इन्विटेशन के थ्रू मंगवाएंगे। बीड जो सॉलिसिट करेंगे उसके लिए इन्विटेशन टू क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन होगा, ठीक है। और ये जो इन्विटेशन होगा उसको क्या करना होगा, ई पब्लिशिंग करना होगा। क्या करना होगा, ई पब्लिशिंग करना। ई पब्लिशिंग का मतलब है, ठीक है, जेम पोर्टल पे डालना पड़ेगा, CPP पोर्टल पे डालना पड़ेगा, और मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट का अपना अगर वेबसाइट है प्रोक्योरमेंट का तो उस पर डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। बीड सिक्योरिटी जो बीड सॉलिसिट करेंगे तो कैसे करेंगे, इन्विटेशन के थ्रू करेंगे, ई पब्लिशिंग करना पड़ेगा, और जो है उसके बाद क्या करना पड़ेगा, जो इन्विटेशन देंगे, जो भी इन्विटेशन देंगे तो इन्विटेशन में क्या क्या चीज़ें लिखी रहेंगी, तो जो नॉर्मल जो सामान लेना होता है वो सामान का जो गुड्स है, गुड्स का स्पेसिफिकेशन और जो प्राइस वगैरह होगा, एस्टीमेट प्राइस, वो तो मेंशन होगा ही। इसके अलावा क्या होगा, एडिशनल क्या होगा, जो सब में रहता है, जो गुड्स प्रोक्यूरमेंट करने के लिए जो गुड्स का स्पेसिफिकेशन होता है वो सब तो रहेगा। उसके अलावा और क्या रहेगा, तो उसके अलावा जो है वो एक्सेस टू ऑक्शन होगा, ठीक है, उसका डिटेल होगा। क्या होगा, उसका डिटेल उसमें रहेगा कि कहाँ कहाँ से एक्सेस करना है, ठीक है, ऑक्शन के लिए कहाँ से एक्सेस करना है। और रजिस्ट्रेशन जो करना होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर ऑक्शन, उसका भी क्या करना पड़ेगा, डिटेल देना पड़ेगा, ठीक है। और क्या करना पड़ेगा, तो ओपनिंग टाइम और क्लोजिंग टाइम ऑफ ऑक्शन भी देना पड़ेगा, ठीक है। ओपनिंग टाइम एंड क्लोजिंग टाइम भी क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। फिर इसके अलावा क्या करना पड़ेगा, तो नॉर्म्स फॉर कंडक्ट, नॉर्म्स, ठीक है, नॉर्म्स भी मेंशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, नॉर्म्स क्या है, ऑक्शन का नॉर्म्स क्या रहेगा, ठीक है, वो नॉर्म्स भी क्या करना पड़ेगा, इन्विटेशन में मेंशन करना पड़ेगा। ये प्रोसीजर है। तो प्रोसीजर का 2 पार्ट था। पहले पार्ट में है कि भाई बीड सॉलिसिट करेंगे, कैसे करेंगे, तो इन्विटेशन के थ्रू करेंगे, और जो है दूसरा है इन्विटेशन के थ्रू करेंगे। इन्विटेशन को क्या करना पड़ेगा, ई पब्लिशिंग करना पड़ेगा, CPP पे, जेम पे वगैरह वगैरह, जो हम ई प्रोक्यूरमेंट के केस में करते हैं। और जो है उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है कि जो इन्विटेशन का उसमें क्या क्या मेंशन होगा, तो वही जनरली जो सामान का जो स्पेसिफिकेशन है, प्राइस है, ये सब मेंशन होता है। उसके अलावा क्या रहेगा, तो एक्सेस टू ऑक्शन का डिटेल रहेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर ऑक्शन का डिटेल रहेगा,
ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ टाइम रहेगा उसमें, कब ओपनिंग होगा कब क्लोजिंग होगा, नॉर्म्स मेंशन होगा, ऑक्शन का नॉर्म्स क्या क्या होगा। ठीक है, आशा करते हैं हमारा जो ये वीडियो है यहीं पे समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो का अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।